श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके बोटनी का जो फर्स्ट पेपर है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के विषय में पढ़ रहे हैं। और आपने जाना है कि प्रीवियस वीडियो में हम प्लांट ब्रीडिंग के सेगमेंट के बारे में बात कर रहे थे। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं और क्या मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स में आप लोगों ने जाना है कि हम प्लांट इंट्रोडक्शन और एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन सी वेराइटियाँ यूज़ में ली जाती है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है, और इंडिया में इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क करने वाली एजेंसी कौन सी है, उसके बारे में आप लोग बात कर चुके हो। इसी के साथ में हमने सिलेक्शन के बारे में पढ़ा है कि मेथड्स के अंदर आपको दूसरा जो देखने को मिलता है वो सिलेक्शन का पॉइंट होता है, चयन, जिसके अंदर आपने कहा है नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, और सिलेक्शन के मेथड के अंदर मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, प्रोजेनी सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन, ये सारे के सारे पॉइंट जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ध्यान दीजिएगा इन पॉइंट से रिलेटेड, क्योंकि ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सेगमेंट होता है आप लोगों का, तो किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग आपको शॉर्ट डिटेल टाइप क्वेश्चन के पूछे जाने की एग्जाम के अंदर पूरी की पूरी संभावना जो है वो आप लोगों को देखने को मिले। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो सिलेक्शन के बाद में आपको नेक्स्ट जो भी नंबरिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें आप लोग कहेंगे कि हमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। हाइब्रिडाइजेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, संकरण के बारे में आप लोगों को देखने को मिलता है। आपने जेनेटिक्स के अंदर भी पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर आप क्या करते हैं, दो सिमिलर या नॉन सिमिलर कोई भी प्लांट वेराइटियाँ ले लेते हैं, उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं और उनकी प्रोजेनी को प्राप्त करते हैं। तो इसकी जो प्रोजेनी प्राप्त होगी, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा ये एक वेराइटी है, इस वेराइटी को हमने इसके साथ में क्रॉस करवाया, तो ये एक नई वेराइटी बनी है जो कि किस रूप में, F1 प्रोजेनी के रूप में। ये क्या है, P1 पेरेंट फर्स्ट है, ये क्या है, P2 पेरेंट सेकेंड है। तो ये जो प्रोजेनी बनी है, इस प्रोजेनी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड क्यों कहते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर इसके करेक्टर भी प्रेजेंट है और इसके करेक्टर भी प्रेजेंट है। इस कारण से हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, हाइब्रिड के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। और आप लोग देखते हैं कि हाइब्रिड को बनाने का जो प्रोसेस है वो किस नाम से जाना जाता है, हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर है, हाइब्रिडाइजेशन किसे कहेंगे, दो सिमिलर या नॉन सिमिलर वेराइटी के बीच में हम क्रॉस करवा दें, उनसे प्रोजेनी प्राप्त करें और इस प्रोजेनी के अंदर मोस्टली दोनों के करेक्टर विद्यमान हो। और इन हाइब्रिड्स को बनाने का हमारा एक मेन ऑब्जेक्ट होता है कि हम क्या चाहते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट चाहते हैं। यानी कि प्लांट के अंदर क्या हो, क्वांटिटी और क्वालिटी का इंप्रूवमेंट हो रहा है। इस उद्देश्य से हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस जो है उसको काम में लेते। तो क्लियर है, हाइब्रिड क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगा। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है आपको इस रूपों में देखने को मिलेगा, इंट्रा वेराइटी, इंटर वेराइटी, फिर आप कहेंगे इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक। हाइब्रिडाइजेशन आपको इन रूपों में देखने को मिलेगा। इंट्रा वेराइटी, दो सिमिलर वेराइटी आपने काम में लिए, किसी प्लांट की दो सिमिलर वेराइटीज को आपने काम में लिया, उनके बीच में आपने क्रॉस करवाया, उनकी प्रोजेनी प्राप्त कर ली, तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को आप लोग क्या कह रहे हैं, इंट्रा वेराइटी। अलग अलग वेराइटी आप काम में ले रहे हैं, नॉन सिमिलर वेराइटीज काम में ले रहे हैं, उनके बीच में आप क्रॉस करवा रहे हैं, उनकी प्रोजेनी प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को आप लोग क्या कहेंगे, इंटर वेराइटी हाइब्रिडाइजेशन के रूप में डिफाइन करें। इंट्राजेनिक, एक ही जीनस के जो प्लांट है
उनके अंदर आप क्रॉस करवा रहे हैं, एक ही जीनस के दो अलग अलग प्लांट ले लिए, उनके बीच में क्रॉस करवा कर आपने हाइब्रिड को तैयार किया, तो वो क्या है, इंट्राजेनिक हाइब्रिडाइजेशन। और अलग अलग जीनस के प्लांट के बीच में आप क्रॉस करवा कर हाइब्रिड तैयार कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन के रूप में डिफाइन करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होता है और किस किस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब इसी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप पढ़ेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका क्या प्रोसीजर होता है, किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट नंबर तो हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट। हमारा पहला काम क्या है कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट। हम किसी पौधे का चयन करें, पेरेंट पौधे का चयन करें जिसके अंदर हमें हाइब्रिडाइजेशन करना है और उनसे नई प्रोजेनी या हाइब्रिड को विकसित करना है, उसका सिलेक्शन करें। और ये सिलेक्शन आप लोगों को ध्यान में रखना है किस आधार पर किया जाएगा, डिजायरेबल कैरेक्टर्स के आधार पर किया जाएगा। यानी कि वांछित लक्षणों के आधार पर आप क्या करेंगे, किसी पौधे का, पेरेंट पौधे का सिलेक्शन करेंगे जिसके अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और उससे फिर क्या करेंगे, हाइब्रिड वेराइटियां या उनकी प्रोजेनी जो है वो प्राप्त करेंगे। फिर दूसरा आप क्या काम करेंगे, इमस्कुलेशन का काम करेंगे। क्या काम करेंगे, इमस्कुलेशन। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है। इमस्कुलेशन को आप हिंदी में कहते हैं, आपने पढ़ा है विम्पुषण। विम्पुषण का मतलब क्या होगा या इमस्कुलेशन क्या होगा। आप देखते हैं कि प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लोवर है, और फ्लोवर के अंदर आपको पता है कि फ्लोवर के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपकी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। और साथ में आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, एंथर या आप कहते हैं एंड्रोसियम, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और गाइनोसियम जो है ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप देखते हैं कि प्लांट के अंदर ये दोनों प्रेजेंट है, यानी कि ये एक प्रकार का हर्मोफोरडिएट फ्लोवर है, उभयलिंगी पुष्प है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट। और इसके अंदर संभावना है कि इसके अंदर क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम लोग क्या करेंगे, हम सेल्फ पोलिनेशन को रोकेंगे, तभी हमारा क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्योंकि हम एक प्लांट का दूसरे प्लांट के साथ में क्रॉस करवाएंगे, उन दोनों के करेक्टर को हम किसी प्रोजेनी के अंदर चाहते हैं डिजायरेबल करेक्टर्स के रूप में, क्वालिटी क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये सारा का सारा हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लांट के जो ये आपके एंथर है, इन एंथर को काटना पड़ेगा। इन एंथर को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, इमस्कुलेशन कहलाता है। किसी प्लांट के अंदर से उसके एंथर को हटाना क्या कहलाता है, इमस्कुलेशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इमस्कुलेशन जो है वो क्या होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब ये जो इमस्कुलेशन है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो आप लोग देखेंगे इमस्कुलेशन बाय फोरसेप या सीजर। फिर नेक्स्ट इमस्कुलेशन बाय हॉट एंड कोल्ड वाटर या एल्कोहलिक ट्रीटमेंट, इसके द्वारा भी इमस्कुलेशन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आप कहेंगे कि इमस्कुलेशन बाय सक्सेशन प्रेशर, सक्सेशन प्रेशर जो है उसके माध्यम से भी इमस्कुलेशन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आप कहेंगे इमस्कुलेशन बाय गेमिटोसाइड्स, गेमिटोसाइड्स जो है इनका यूज कर भी हम इमस्कुलेशन कर सकते हैं। और लास्ट आप कहेंगे कि इमस्कुलेशन बाय सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इनके माध्यम से भी इमस्कुलेशन पॉसिबल आप लोगों को देखने को मिलता है। सबसे पहला तो ध्यान रखना आपको
कि इमस्कुलेशन क्या है, किसी प्लांट के अंदर से एंथर को रिमूव करना जिससे कि उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं देखने को मिले, हम क्रॉस पोलिनेशन अच्छे से करवा सके, तो ऐसे प्रोसेस को आप लोग क्या कहेंगे, इमस्कुलेशन या विम्पोषण कहेंगे। ये इमस्कुलेशन इन स्टेप के थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट आप कह रहे हैं इमस्कुलेशन बाय फोरसेप या सीजर। बड़े पौधे, बड़े फ्लोवर होते हैं कुछ पौधों के अंदर, जैसे कि आप लोग कहेंगे कि धतूरे के अंदर आपको बड़े फ्लोवर देखने को मिलते हैं, एंथर जो है वो बड़े देखने को मिलते हैं। तो इनके एंथर को आप कैंची से या चाकू से आसानी से हटा सकते हैं। तो कैंची या चाकू से काटकर एंथर को हटाने का जो मेथड है वो क्या है, इमस्कुलेशन बाय फोरसेप या सीजर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरी बात आप लोग कह रहे हैं इमस्कुलेशन बाय हॉट एंड कोल्ड वाटर या एल्कोहलिक ट्रीटमेंट। आप लोग देखेंगे कि हम जो फ्लोवर है उसको गर्म पानी के अंदर करीब 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें, या ठंडे पानी के अंदर 0 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें, या 57% एल्कोहलिक ट्रीटमेंट दे, तो भी आप लोग देखेंगे कि एंथर नष्ट हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं हॉट वाटर के लिए 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, कोल्ड वाटर के लिए 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, और एल्कोहलिक ट्रीटमेंट के लिए 57% एल्कोहलिक ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि एंथर जो है वो नष्ट हो जाते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन की जो क्षमता है वो नष्ट हो जाती है, और हम इजीली क्रॉस पोलिनेशन कर सकते हैं, जिससे हमारा हाइब्रिडाइजेशन का जो स्टेप होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इमस्कुलेशन बाय हॉट एंड कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट या एल्कोहलिक ट्रीटमेंट, हॉट वाटर में ध्यान रखना है फ्लोवर को इस टेम्परेचर पर ट्रीट करेंगे, कोल्ड वाटर में इस टेम्परेचर पर ट्रीट करेंगे, और एल्कोहलिक ट्रीटमेंट में ये ट्रीटमेंट देंगे जिसके कारण से एंथर नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप कह रहे हैं इमस्कुलेशन बाय सक्सेशन प्रेशर। हम किसी वैक्यूम की सहायता से क्या करें, जो एंथर है उनको खींचकर अलग कर दें, तो वैक्यूम की सहायता से एंथर को हटाना वो क्या है, सक्सेशन प्रेशर के माध्यम से इमस्कुलेशन जो है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आप कह रहे हैं गेमिटोसाइड्स का यूज करें। कुछ गेमिटोसाइड्स होते हैं जिनके कारण से एंथर का निर्माण नहीं हो पाता, जिनके अंदर आप लोग देखेंगे FW450 D4D है, नेप्थेलीन एसिटिक एसिड है, ये कुछ गेमिटोसाइड्स हैं। और इन गेमिटोसाइड्स के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि फ्लोवर के अंदर एंथर का निर्माण नहीं हो पाता है, और उसके परिणाम स्वरूप आप इजीली क्रॉस पोलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। तो गेमिटोसाइड्स जो है वो यूज किए जाएंगे। कौन से गेमिटोसाइड्स यूज किए जाएंगे ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट आप कह रहे हैं कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है, स्व अनिश्चयता भी हमें देखने को मिलती है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है, आप लोग देखते हैं कि ये कोई उभयलिंगी फ्लोवर है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आप लोग देखेंगे कि कुछ फ्लोवर के अंदर तो एक साथ ही विकसित हो जाते हैं, एक साथ विकसित हो गए तो इनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, या सेल्फ जो पोलिनेशन की संभावना जो है वो ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप लोग देखेंगे कि या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले बनता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले बनता है, यानी कि एक पार्ट पहले बना और दूसरा उस टाइम तक नहीं बनता है, तो उसका मैच्योरेशन पीरियड पूरा हो जाता है और सेल्फ पोलिनेशन की संभावना जो है वो कम हो जाती है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले बन गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं बना, तो ऐसे फ्लोवर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमिनेट फ्लोवर के रूप में डिफाइन करते हैं। एंड्रोसियम का निर्माण पहले हुआ, गाइनोसियम नहीं बना, तो कैसा फ्लोवर है, स्टेमिनेट। और गाइनोसियम पहले बन गया, एंड्रोसियम पहले नहीं बना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपको पिस्टिलेट फ्लोवर की कैटेगरी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब ये है, आप लोग देखेंगे कि फ्लोवर के अंदर, कुछ फ्लोवर के अंदर स्टेमन का निर्माण नहीं हो पाता है, यानी कि स्टेमन का निर्माण नहीं हो पाता है, गाइनोसियम बन जाती है, पिस्टिलेट फ्लोवर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और पिस्टिलेट फ्लोवर है, इसका मतलब इनके अंदर हमें क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलेगा, और क्रॉस पोलिनेशन के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन का काम जो है वो आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे काम जो है वो आप लोगों को देखने को मिले।
तो आपने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में पहला हमने क्या काम किया है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन किया है। दूसरा हमने इमस्कुलेशन कर दिया। इमस्कुलेशन का मतलब आपने इसके एंथर वगैरह हटा दिए, रिमूव कर दिए। अब क्या किया जाता है, कई बार इन एंथर को क्या किया जाता है कि स्टोर कर दिया जाता है। और स्टोर करने के लिए क्या करते हैं हम, मोस्टली जीन बैंक जो है वो काम में लेते हैं। जीन बैंक, या आप लोग कहेंगे कि पोलन बैंक जो है वो काम में ले लेते हैं। तो इनके अंदर क्या होते हैं कि जिन भी प्लांट के अंदर आपको क्रॉस पोलिनेशन करवाना है तो उस प्लांट के आपने एंथर वगैरह, उसके पोलन ग्रेन वगैरह निकाल लिए और उनको आपने कोल्ड स्टोरेज के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर क्रायो प्रिजर्वेशन के माध्यम से वोल्टाज के अंदर आपने स्टोर कर दिया। जीन बैंक या पोलन बैंक के रूप में आपने उनको स्टोर किया है। तो वो सारा का सारा काम जो है वो नेक्स्ट आप लोग काम करेंगे कि एंथर निकाल कर हम क्या कर देते हैं, जीन बैंक के अंदर इनको स्टोर कर देते हैं। ये एक प्रकार का प्रिजर्वेशन मेथड के रूप में आप लोगों को देखने को मिले। तो ये काम कर दिया। अब नेक्स्ट आपने इसमें से एंथर तो हटा दिए, अब कोई दूसरे प्लांट के एंथर इस स्टिग्मा पर पहुंचकर इसको पोलिनेटेड कर सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप को काम में लेंगे, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, बेगिंग, टैगिंग और नेक्स्ट आप कहेंगे लेबलिंग। बेगिंग क्या होती है, टैगिंग क्या होती है, लेबलिंग क्या होती है। बेगिंग का मतलब यह है कि आपने जिस प्लांट के अंदर से एंथर को रिमूव किया है उसको आप किसी पॉलीथीन से, सेफ्लॉन मेम्ब्रेन से, नाइलॉन मेम्ब्रेन से या बटर पेपर से कवर कर दें। और पॉलीथीन से कवर कर दिया तो इसका मतलब इसकी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के अंदर कोई दूसरा पोलन ग्रेन नहीं आएगा। तो उसको कवर करना जिससे कि क्रॉस पोलिनेशन को रोका जा सके, ऐसी घटना को आप लोग क्या कहेंगे, बेगिंग कहेंगे। जिसके अंदर किसका यूज किया जाएगा, पॉलीथीन है, सेफ्लॉन मेम्ब्रेन है, नाइलॉन मेम्ब्रेन है या बटर पेपर है, उनके माध्यम से इनको कवर किया जाए। फिर आप कहेंगे कि टैगिंग या लेबलिंग। अब जिन प्लांट के अंदर आपने इमस्कुलेशन कर दिया है, आपने बेगिंग कर दिया, अब उस पर अपन एक छोटा सा टैग लगाएंगे या एक छोटा सा लेबल लगाएंगे और इस टैग या लेबल के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि पेरेंट प्लांट की जानकारी होगी कि कौन सा पेरेंट प्लांट है, उसका नाम जो है वो आप लोगों को देखने को मिले। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि पेरेंट प्लांट के बाद में इसके अंदर इमस्कुलेशन की जो डेट है वो क्या है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिर आप कहेंगे कि इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन किस डेट को किया गया है, वो डेट होगी। प्लांट ब्रीडर कौन है, किसने ये सारा का सारा काम किया है, वो सारी की सारी जानकारियां जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली। तो ये सारी की सारी जानकारियां जो है वो आपको बेगिंग, टैगिंग और लेबलिंग के अंदर देखने को मिलेगी। लेबल्स बने हुए होते हैं, लेबल पर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है और इनके माध्यम से हम इनको देखकर फिर इनके बारे में जानकारियाँ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं या उनसे रिलेटेड काम जो है वो सारे के सारे कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, एंथेसिस। एंथेसिस क्या होता है? एंथेसिस का मतलब यह है कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में आप पोलन ग्रेन को कृत्रिम रूप से स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एंथेसिस। आपने पोलन ग्रेन जीन बैंक के अंदर रखे हुए थे, आप पोलन ग्रेन को किसी भी कृत्रिम माध्यम से स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एंथेसिस के रूप में डिफाइन करते हैं। तो ये एंथेसिस का काम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेगिंग हो गया, इमस्कुलेशन सिलेक्शन पेरेंट प्लांट हो गया, इमस्कुलेशन हो गया, जीन बैंक में स्टोर कर दिया, बेगिंग, टैगिंग, लेबलिंग हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या काम करेंगे, इसका क्रॉस पोलिनेशन करवाएंगे। और क्रॉस पोलिनेशन किस तरह से करवाएंगे कि भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंथेसिस की क्रिया करेंगे। किसी भी पोलन ग्रेन को जिस प्लांट के अंदर इमस्कुलेशन हो चुका है उसके स्टिग्मा पर पहुंचाएंगे और स्टिग्मा पर पहुंचाने के बाद में आप देखेंगे कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। और ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैसे होगी, आप देखेंगे कि यहाँ पर ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल की स्ट्रक्चर में आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, एक एम्ब्रियो सेक पाया जाता है, सेंट्रल सेल है, एग सेल, एंटीपोडल सेल है,
सॉरी ये सेंट्रल सेल है, ये एग सेल है, ये सिनर्जिड सेल है और ये एंटीपोडल सेल है, इस रूप में आप लोगों को देखने को मिले। तो आप पोलन ग्रेन पहुंचाएंगे, पोलन ट्यूब के माध्यम से 2 मेल गेमिट आएंगे। आप देखेंगे कि एक मेल गेमिट इस एग सेल के साथ में फ्यूज होगा और n + n मिलकर क्या बनेंगे, 2n जाइगोट का निर्माण कर देंगे। जाइगोट जो है वो बना दिया। इस जाइगोट के अंदर आप कहेंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस होगी। क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगी। और एम्ब्रियोजेनेसिस से क्या बनेगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा। तो एम्ब्रियो जो है वो बना दिया गया। इसी तरह आप कह रहे हैं सेंट्रल सेल, इसके साथ में जो कि ये 2n कंडीशन में पाई जाती है, इसके साथ में दूसरा मेल गेमिट फ्यूज होता है, 2n + n मिलकर 3n कंडीशन बनाते हैं। और ये 3n क्या बनता है, एंडोस्पर्म जो है वो बनता है, जो कि क्या है, एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो क्रॉस पोलिनेशन में आपने एंथेसिस की क्रिया की और एंथेसिस की क्रिया के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है, एंडोस्पर्म का निर्माण हो रहा है, आपकी F1 प्रोजेनी बन चुकी है, आपको एक प्रोजेनी जो है एक संतति प्राप्त हुई है। उस संतति को आगे आप क्रॉप रोटेशन के माध्यम से उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये सारा का सारा काम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन किस किस रूप में पाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का मेथड क्या होता है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का मेथड क्या होता है, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाली जो क्रॉप्स होती है उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का मेथड जो है वो क्या होता है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और इनसे भी आपके शॉर्ट डिटेल टाइप क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिलहाल आज के टॉपिक में हम लोगों ने बात की है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, किस किस टाइप का होता है, हाइब्रिडाइजेशन के कौन कौन से स्टेप्स जो है काम में लिए जाते हैं, ये सारे के सारे स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरह से इनके अंदर काम किया जाता है, ये मैटर आप लोगों ने जाना है। आगे का जो मैटर है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।